नमस्कार, हिंदी वाग्मिता में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, रीट मेंस इन सब की तैयारी करने वालों को संधि के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ी थी, जिसके हमने 3 भेद हमने पढ़ लिए थे। आज हमारा यहाँ चौथा भेद हम पढ़ेंगे यण संधि और 5वां भेद अयादि संधि हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप फोकस कीजिए क्लास पे। यण संधि, यण संधि जैसे नाम से ही आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा है कि इसमें य जैसा कुछ आएगा। हम नाम से ही संधियों की व्याख्या कर रहे हैं। दीर्घ संधि में दीर्घ बन जाता है, गुण संधि में 2 स्वर अपना गुण छोड़कर तीसरा स्वर बन जाता है, वृद्धि संधि में स्वर का वृद्धि रूप हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ा था। ये यण संधि, यण संधि में जब ई और ई के बाद, ऊ के बाद और री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है, अन्य कोई भी स्वर हो सकता है, वो ए, आ, ई, अगर ई आ रहा है तो ई नहीं होना चाहिए, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर आ सकता है, तो वहां बनेगा य। ये कौन सा बनेगा? बिना स्वर वाला, क्योंकि स्वर तो अगर यहाँ ए है तो वो इस य में मिल जाएगा, अगर आ है तो इस य में स्वर जुड़ जाएगा, या बन जाएगा। तो ये स्वर तो इसके साथ रहेगा और इस ई का य बन जाएगा, ई से य बन जाएगा। ई नहीं होना चाहिए, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। हमने पढ़ी थी, पिछली से पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी कि ई जब समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ ई हो जाता है। तो ई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई स्वर हो सकता है, ए हो सकता है, आ हो सकता है, ऊ हो सकता है, ए आई ये भी हो सकते हैं। तो असमान अगर कोई स्वर आता है तो यह बन जाएगा, ठीक है। जो असमान स्वर आया है वो उस य के साथ में जुड़ जाएगा। अगर ऊ आया है तो यू बन जाएगा। उसके बाद ऊ को देखो, इसमें भी वही नियम काम करेगा। ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर मतलब ऊ नहीं आएगा, उसके अलावा ऐसे लेके ए आई ओ औ कोई भी स्वर आ सकता है, ऊ नहीं आना चाहिए, तो वहां पे व बनेगा। अब जो पिछला स्वर जो आएगा, जो दूसरे शब्द का पहला जो स्वर होगा वो इस व में जुड़ जाएगा। अगर ए आया है तो व बन जाएगा, आ आया है तो बा बन जाएगा, ई आया है तो वी बन जाएगा। इस तरह से अगले जो स्वर हैं वो इसमें जुड़ जाएंगे। और अगला पॉइंट है री। री स्वर के साथ में अगर कोई री को छोड़कर अन्य कोई स्वर आया तो वहां पे र बनेगा। री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आया है तो वहां र बन जाएगा। देखो उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे अति, अति में ई आया है, ई आया है और ए आया है, तो ई और ए मिलके यहाँ पे इसका जो, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो उदाहरण देखते हैं। हमारा उदाहरण है अति धन अधिक, अति अधिक। अब इसका बनेगा क्या? अब हमारी संधि कहाँ होगी? अति से हमने ई निकाला और यहाँ से हमने ए लिया, यही संधि होती है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इनमें संधि होती है, क्योंकि यही आएंगे ना पास पास में, तो इन्हीं में संधि होगी, बाकियों से तो आपको कोई लेना देना नहीं है। तो जब ई हमने बाहर निकाला तो ये त अधूरा रह गया, ये त अधूरा रह गया। अब यहाँ होनी है संधि। ई को जब ऐसे आप जोड़ोगे तो बनेगा य। यह कैसे बना? नियम के हिसाब से, जब ई के बाद में अन्य कोई स्वर आता है, ई को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है, समान नहीं होना चाहिए, तो बन जाएगा य। अब जो भी मात्रा है इस वाले स्वर की, वो मात्रा आप य में जोड़ दोगे। अगर आ होता तो हम या बना देते, अगर ऊ होता तो हम यू बना देते, तो ये बन गया। अब ये त आधा रह गया, इसलिए हमारा शब्द क्या बनेगा? अत्यधिक। क्या बनेगा? अत्यधिक, अति अधिक, अत्यधिक। अगला उदाहरण देखो, इसी तरह से इति आदि, अब इत्यादि, अनु, अय, अन, वय, ये भी वैसे ही है। देख, अनु, धन, अय। अब अनु में आया उ
और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हो गया ए, तो हमारा बनेगा व। व कैसे बना? आप 3 चीजें याद रखोगे, ई से य, ऊ से व और री से र। तो ऊ से बना व, तो अब यहाँ पे न है, तो ये न आधा ही रह गया ना, तो हमने यहाँ लगा दिया। साथ में अन, अब इसका तो हो गया, यहाँ आ गया ये अन्वय, तो बना अन्वय, अन्वय। सुआगत, स्वागत। पितृ अनुमति, पितृनुमति, ये भी वैसे ही है, ये है पितृ धन अनुमति, पितृ धन अनुमति। तो यहाँ से हमने त से निकाला बाहर, क्या निकाला हमने? री, यहाँ आया ए, तो बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ के बनेगा र। अब यहाँ पे त आधा रह गया, तो जब आपने वर्ण पढ़े थे तो पढ़ा था ना त्र कैसे बनता है, त धन र धन ए, क्या बनता है? ये सेम चीज आ गई, तो यहाँ बन जाएगा त्र। अब यहाँ आप क्या लिखोगे? पितृनुमति, पितृनुमति। वैसे ही मातृ धन आज्ञा, सेम है, मातृ धन आज्ञा। इसमें से आप री निकालोगे, इसमें से आ निकालोगे, तो त के बाद री है, त आधा रह गया, री और आ मिलके बन गया रा। क्या बन गया? रा। तो अब आपका क्या बनेगा? त्रा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है। अब एक छोटी सी ट्रिक है, जिस भी किसी शब्द में आप किसी भी आधे वर्ण के बाद में य देखते हैं, आधे वर्ण के बाद में य व देखते हैं, और त्र या आधे वर्ण के बाद में र देखते हैं, तो वहां संभावना है कि यण संधि है, संभावना है, हमेशा मत करना। देखो 2 शब्द मैं आपको बताती हूँ, एक है स्वागत, दूसरा है स्वार्थ। अब आप मुझे बताएंगे इन दोनों में कौन सी संधि है, कमेंट करके बताएंगे आप, मैं आपको पिन कमेंट में इसका उत्तर बता दूंगी। तो समझ में आई ये बात कि जहां भी आप ये आधा देखते हो, वहां कोशिश करना उसको तोड़ने की, जहां सार्थक, दोनों शब्द संधि का नियम होता है, दोनों शब्द आपके सार्थक होने चाहिए। तो जब ई और ई के बाद में ई को छोड़कर अन्य कोई शब्द आता है, तो यह बनेगा ऊ, और ऊ के बाद में कोई अन्य असमान स्वर, वो ऊ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई स्वर होना चाहिए, तो वहां व बनेगा। री के साथ में असमान स्वर आया, तो वहां र बनेगा। यण संधि समझ में आई होगी, अयादि संधि। अब जैसे नाम से है अय आदि, अब इसमें खुद में दीर्घ संधि है, देखो अय धन आदि, अयादि यानी अय आदि, अय आदि इसमें शब्द होते हैं। अय जैसे अय अव, ये इसमें शब्द बनते हैं। एक के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता, पिछले संधि में क्या था? यण में ई, ऊ और री था। अब ए, ऐ, ओ, औ है। ए के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, तो वहां अय बनेगा। आई के बाद में आया है, तो आय बनेगा। ए के बाद में अय, आई के बाद में आया है, तो आय बनेगा। ओ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आया है, तो औ बनेगा। औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आया है, तो आओ बनेगा। देखो उदाहरण से समझो, ने अन। अब ने में आप निकालोगे ए, हमारा उदाहरण था ने धन अन। ने से आप बाहर निकालोगे ए और अन। अब क्या बनेगा? क्या बनेगा? अय, अय बनेगा। तो जब यहाँ पे न आधा है, तो ये न और ए जुड़ जाएगा, तो बनेगा न य, और ये पीछे न रह गया न, न यन, न यन। वैसे ही ने अगर नई है, तो वहां क्या बनेगा? आय, नायक, नायक। ओ के बाद असमान स्वर आया, तो औ बनेगा पो अन, भो अन भवन, पो अन पवन।
ओ के बाद असमान स्वर आया तो आव बनेगा, जैसे पो अक पावक, नो इक नाविक। तो आप ध्यान रखोगे जहां कहीं भी ये आपको, जब आप शब्द बोलोगे और आपको अय आय जैसे साउंड सुनाई देंगे, जैसे नयन नय, तो अय आया नय अय, ए नायक न नायक आयक आय सुनाई दिया, तो यहाँ आप अयादी संधि करोगे। इनको आप बोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आय आया है तो आप ए कर दोगे, ऐ कर दोगे। अय आया है, अगर ऐ है तो ए करोगे। अगर दीर्घ वाला रूप है तो इसका भी दीर्घ वाला रूप आएगा। ओ है तो इसका आव करोगे, और इसका अगर ओ का दीर्घ रूप आया है तो आप आव करोगे। ये एक छोटी सी सारणी है, इसी को याद कर लो, आपको पूरी संधि याद हो जाएगी। मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ फिर से एक बार। हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि। समान स्वर आते हैं तो समान स्वर का बड़ा स्वर बन जाएगा। समान स्वर कौन से हैं? जो मूल स्वर होते हैं, ए ई उ। री होता है, लेकिन री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, हिंदी में प्रचलित नहीं है, तो री को हटा दो और बाकी के जो 3 हैं, ए आ ई उ। ठीक है, तो इनके दीर्घ रूप बन जाएंगे। ये जो 6 स्वर हैं इनके दीर्घ रूप बन जाए। ए के बाद में ए आया तो आ बन जाएगा, ई के बाद में ई आया तो बड़ी ई बन जाएगा, अगर ऊ के बाद में ऊ आया तो ऊ बन जाएगा। तो वहां दीर्घ संधि होगी। समान स्वर आए और दीर्घ रूप बन रहा है तो दीर्घ संधि। फिर है गुण संधि। गुण परिवर्तित करना है। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो हमेशा ए या आ होगा, ई उ और री होगा, ई उ और री होगा, तो बनेगा क्या? ए ओ और अर बनेगा, ए ओ और अर बनेगा। वृद्धि संधि, ए आ के बाद में ए और ओ आया, ये स्वर हैं आपके। अब दीर्घ संधि में ये स्वर होते हैं, ठीक है। प्रथम 6 स्वर होते हैं जो आपस में संधि करते हैं, जो आपस में संधि करते हैं। गुण संधि में ये 2 स्वर इनके साथ संधि करते हैं, इनके साथ संधि करते हैं, तो ये हो गई दीर्घ, जहां आपस में संधि हो रही है ना। ये हो गई गुण संधि, जहां ये 2 स्वर इन 2 स्वरों से, इन 3 स्वरों से संधि करते हैं, ये हो गई गुण संधि। अब वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ये ए और आ किससे संधि करेंगे? इससे और इससे। किससे करेंगे? अलग कलर ले लेते हैं। ये ए, वृद्धि संधि में ए और आ करेंगे इससे और इससे। ए और ओ से संधि करेंगे और ऐ और औ बनाएंगे। तो ये 3 संधियां तो आप सीधे सीधे समझ जाओगे। ये 3 संधियां सीधे सीधे आ रही है। यण संधि में ई उ और री जब बाकियों से संधि करेंगे, जब ये बाकियों से संधि करेगा तब बनेगी यण संधि। फिर है अयादी संधि। अयादी में ए ऐ ओ औ, ये 4 ही होंगे, इनके बाद कोई अन्य स्वर आएगा। अन्य स्वर इनमें से, अन्य स्वर कौन सा होगा? जो अगर ये आया है तो बाकी स्वर ये नहीं होना चाहिए। अगर ए आया है तो ए नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो सकता है। ओ आया है तो ओ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो सकता है। तो आपको संधि समझ में आई होगी। आप इसको याद कर लो, ये आपके लिए बहुत फायदा देने वाला है। अगर इस वीडियो पे आप लाइक करते हो, अगर शेयर कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूंगी कि आपको संधि के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें समझाऊं। एक वीडियो ऐसा लेकर आऊं जिसमें सिर्फ उदाहरण होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, एमसीक्यूज होंगे बहुत सारे, जहां से आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी कि कौन सी संधि किसके अंतर्गत आती है और एग्जाम में आपको, एग्जाम अप्रोच के हिसाब से आपको कैसे पढ़ना है। तो ये थी हमारी स्वर संधि। आशा करती हूँ समझ में आई होगी। तो बने रहिए हिंदी वाग्मिता के साथ। अगला सत्र हमारा होगा व्यंजन संधि का। तैयार रहिए अगले सत्र के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।